नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाद। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और इसका असर सिर्फ इंपोर्ट किए हुए सामानों पर नहीं बल्कि आपके सपनों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि रुपए के गिरने से विदेश में पढ़ाई का खर्च बढ़ जाएगा। अगर आप फॉरेन में हॉलिडे का प्लान अब तक बना रहे थे तो हो सकता है कि उस पर भी इसका असर पड़े। ऐसे में गिरते हुए रुपए में कैसे करेंगे स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग और विदेश में पढ़ाई को कैसे बनाएंगे और आसान, इसके लिए क्या बनाएंगे प्लान और कैसे ना बिगड़ने दे अपने विदेश घूमने जाने का प्लान, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा हमारे शो में हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और साथ ही म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी इस वक्त हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और जैसा कि शो की शुरुआत में ही मैंने बताया कि और आप सबको पता है कि रुपया लगातार गिरता जा रहा है, चिंता की बात तो है, लेकिन कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आजकल फॉरेन में हॉलिडे का ट्रेंड तो है ही, साथ में बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे युवा हैं जो अब ये सोचते हैं कि बाहर पढ़ाई करना एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है और वो लगातार उसके लिए लगे रहते हैं, लेकिन खर्च तो माँ बाप को उठाना है। उनको अब ये जानना होगा कि अगर वो रुपए में वहां पर पैसे भेजते हैं तो डॉलर अगर महंगा होता जा रहा है तो किस तरीके की प्लानिंग उनको करनी पड़ेगी ताकि उनका पैसा वहां जाकर कम ना पड़े और पड़े भी तो स्मार्ट तरीके से मैनेज हो सके। अब चलिए सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी हेमंत सर कि रुपए जब लगातार गिरने लगे और विदेश में पढ़ाई भी करना है तो फिर ऐसे में क्या असर पड़ेगा पॉकेट पर? स्मिता, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, सिचुएशन जो है वो काफी अलार्मिंग है, चैलेंजिंग है। स्पेशली अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जो बाहर जाके पढ़ते हैं दूसरे देशों में, या फिर जैसा आपने कहा कि जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल में बदला है और हम जिस तरीके से हम फॉरेन ट्रैवल करते हैं, तो इन दोनों एक्टिविटीज के ऊपर सीधा सीधा असर होता है जब रुपये डेप्रिशिएट करता है। देखिए, पहली बार हम देख रहे हैं कि रुपये जो लेवल है वो 90 को क्रॉस किया है। इनफैक्ट ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है कि इस साल में अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें तो रुपए में 5% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। और इनफैक्ट अगर हम देखें कि ये हम बात करें 85 से 90 में, और 80 to 85 जो लेवल था वो इसके डबल टाइम में लगा था, इससे दुगना समय लगा था। तो हमने देखा कि काफी रफ्तार से रुपया गिरा है और उसके कुछ कारण हैं, जैसे यूएस के जो टैरिफ है वो 50% टैरिफ हम दे रहे हैं, ट्रेड में इम्बैलेंस है डेफिनेटली वहां पे, तो एफआई की सेलिंग है, तो इससे रुपया पे दबाव काफी बड़ा है और हो सकता है कि ये दबाव कुछ समय और भी चले। तो आई थिंक इसको सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये चैलेंजिंग जरूर है लेकिन हर चीज का सोल्यूशन है। ऑफ कोर्स उसके लिए हमें थोड़ी प्लानिंग करने की जरूरत है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ने की या फिर बाहर जाके ट्रैवल करने की, तो जाहिर सी बात है कि हमें रुपये को अगर मान लीजिए यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना है तो अभी हमें 90 रुपए से ज्यादा देना पड़ेगा $1 लेने के लिए। तो ऑब्वियसली उसका सीधा सीधा असर आपके एक्सपेंसेस पे होगा। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें स्मिता यहाँ पे, तो जो हमारे खर्चे जो हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम यूएस डॉलर्स में कर रहे हैं, तो अगर वो उतना भी रहे तब भी हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। तो एक तरीके से ये जो रुपये डेप्रिसिएशन है एक हिडन इन्फ्लेशन है स्टूडेंट्स के लिए, और उसका असर उनके जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उनके ऊपर पड़ेगा। ओवरऑल जो कॉस्ट जो है, जैसे मैंने कहा कि इस साल में ही 5% से ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये सिचुएशन है हमारे सामने, इसको फेस करना है, तो अभी जो सिचुएशन है मे बी उस पर हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे के लिए हम प्लान कर सकते हैं डेफिनेटली। उसके लिए कुछ डेफिनेटली स्टेप्स होते हैं कि आप अच्छे से अपनी फॉरेक्स को मैनेज करें, आप फॉरेन में एक अकाउंट खोलें, और कुछ और स्टेप्स हैं जिनको आप लेके इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। लेकिन ये अलार्मिंग है, ये समझने की जरूरत है कि इस पे पेरेंट्स का, और अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो पूरा उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाए। बिल्कुल, और सिर्फ अलार्मिंग इसके लिए ही नहीं है अब, क्योंकि जैसा कि शो की शुरुआत में भी मैंने भी कहा और आपने भी कहा कि एक लाइफस्टाइल का हिस्सा होता जा रहा है कि बाहर घूमने जाएं, और लाइफस्टाइल के हिस्से के साथ साथ लोगों की जो इच्छाएं हैं वो भी बढ़ने लगी हैं। ऐसे में पराशर जी, जब भी हम कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं, खास करके ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर करेंसी डॉलर हो, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि टिकट सस्ते हैं। अच्छा, टिकट सस्ते हैं तो फिर लगता है होटल चलो चेक कर लेते हैं, फिर लगता है होटल भी बजट में आ जाएगा, फिर उसके बाद हम बैठ के ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारा रुपया वहां पर होगा कितना, और फिर ये पता चलता है कि अगर आप 3 या 4 लाख रुपए भी लेके जा रहे हो तो उसकी वैल्यू कोई ज्यादा नहीं है आपके लिए। आप एक नॉर्मल वहां से हॉलीडे मनाकर आओगे, ऐसा नहीं होगा कि आप बड़ी सारी शॉपिंग करके भी आ रहे हो और बड़ी जगहों पर आप घूम भी ले रहे हो।
ऐसे में अब कितना फर्क पड़ेगा जब आप 90 रुपए हो चुका है डॉलर, और अब हो सकता है आगे और गिरावट जो है वो रुपए में जारी रहे, तो अब कितना फर्क पड़ेगा हॉलिडे की इस प्लानिंग पर? देखिए स्मिता जी, जैसे अगर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या घूमने के लिए जा रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा सा एडवांस प्लानिंग करके चलते हैं, देखिए अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो यकीनन आप 5-6 महीने पहले प्लानिंग कर सकते हैं। अपने होटल्स की बुकिंग हो या फ्लाइट की टिकट्स हो, तो ऑब्वियसली उससे आपको एक एडवांटेज मिलता है कि अगले 6 महीने में अगर रुपए में गिरावट आती है तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। दूसरा, मेरे हिसाब से अगर जैसे कि हेमंत जी भी कह रहे थे कि फॉरेक्स में कैसे स्पेंड कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग की जा सकती है। तो अगर आप फॉरेक्स कार्ड लेके जाते हैं, बजाय इसके कि आप इंडिया का डेबिट कार्ड लेके जाएं या क्रेडिट कार्ड लेके जाएं, फॉरेक्स कार्ड लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने आज ही खरीद लिया अगर, और चाहे आप 6 महीने बाद जा रहे हैं, तो आपने वो पैसा लॉक कर दिया कि आज के रेट पे डॉलर को लॉक कर दिया। तो जब आप 6 महीने बाद जाएंगे तो आपका खर्च कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने इतना पैसा दिया हुआ है और इतना आपको खर्च करना है। दूसरा, मेरे हिसाब से जो प्लानिंग है वो इस तरीके से की जा सकती है कि जब भी आप खर्च करने जा रहे हैं, कहीं डॉलर को खर्च कर रहे हैं, तो आपको ये प्लान करके चलना पड़ेगा कि मुझे एडवांस में प्लानिंग करनी है, ना कि लास्ट मिनट करनी है, क्योंकि लास्ट मिनट पे आपको सरप्राइज मिल सकता है। और जो जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो उस लोकल कंट्री में अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज आजकल हेल्प करती हैं उनको लोकल बैंक अकाउंट खोलने में, तो वो पैसा पहले से ही रख सकते हैं। अगर ट्यूशन फीस देनी है, कोई बड़ी अमाउंट है, तो बैंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि आप बैंक के पास जाएं, तो आज के हिसाब से आपको आइडिया है कि 6 महीने बाद मुझे इतनी फीस देनी है, तो आप उसको लॉक कर देते हैं, उस फीस उस प्राइस को, डॉलर को, और 6 महीने बाद वो फीस बैंक अपने आप ट्रांसफर कर देता है वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। तो ये 2-3 तरीके जो है, फॉरेक्स कार्ड है, बैंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर एडवांस प्लानिंग है, इन 3-4 चीजों का अगर आप सहायता लेंगे तो आप इस वॉलेटिलिटी से बच सकते हैं। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने बहुत एडवांस लॉक कर दिया है, तो कहीं ना कहीं बैंक का जो ब्याज है वो आपको नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको सोच के चलना है कि 3-4% जो मिलता है वो शायद ना मिल पाया। ये आपने अंत में बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला कि इतनी जल्दी भी तैयारी नहीं कर लेना है कि इधर भी नुकसान हो और फिर उधर भी नुकसान हो, और ज़रूरी है कि प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। अब इस प्लानिंग के तहत विदेश में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई करना चाह रहा है और वहां पर जाना चाह रहा है, ऐसे में फॉरेक्स कार्ड कितना मददगार होता है हेमंत सर? आई थिंक फॉरेक्स कार्ड, चाहे आप एज ए स्टूडेंट हो या आप ट्रैवल कर रहे हो, हमेशा मुझे लगता है काफी मददगार होता है। एक तो उसके जो लो कॉस्ट ऑप्शन है, स्पेशली अगर उसको हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है वहां पे। जो डायनेमिक करेंसी जो जो कन्वर्जन होती है उसके चार्जेस नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप एटीएम से अगर वहां पे कैश ड्रॉ करते हैं तब वहां पे आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, बट अदरवाइज आई थिंक कंपेयर टू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये काफी अच्छी ऑप्शन है। और दूसरी बात क्या है कि आप जब क्योंकि प्रीपेड कार्ड्स हैं, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि आप एक पर्टिकुलर रेट पे उस यूएस डॉलर करेंसी को आप लॉक कर लेते हैं, तो जो उसका इम्पैक्ट जो इमीडिएट फ्यूचर में मिलता है आपको, उसका असर आपके इन्वेस्टमेंट पे नहीं आता है। बट आई थिंक उसके साथ साथ मुझे लगता है दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्मिता यहाँ पे, स्पेशली अगर हम एजुकेशन की बात करें, क्योंकि वो एक ओवर ए पीरियड होता है खर्चा। मान लीजिए अगर अंडर ग्रेड की बात करें तो 4 साल है, ग्रेजुएशन की बात करें तो 2 साल है, तो एक लंबा समय है। तो आई थिंक दो चीजें करने की जरूरत है। एक तो हमेशा ये हमने देखा है, ट्रेंड अभी का नहीं है, हमेशा चला आ रहा है कि रुपये डिप्रिशिएट करता है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं जब अपनी प्लानिंग करते हो आप प्रोवाइड करने के लिए, उसमें हमेशा क्वेश्चन रखिए आप कि इतनी ये डिप्रिसिएशन 3 या 4% एक साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको जो इमीडिएट सडन जो एक टेंशन हो सकती है कि इस पैसे को हम कहाँ से लेके आए, वो आपको नहीं होगी। तो आई थिंक मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप बाहर इन्वेस्ट करें, मान लीजिए यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली जब रुपये डेप्रिशिएट होता था वो आपके लिए फायदा है, क्योंकि जब आप इंडिया में पैसा लेते हैं तो आपको वो ज्यादा फायदेमंद होता है। तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट आपको, नेगेटिव इम्पैक्ट जब फॉरेन एक्सचेंज खरीदने से होता है, वो कहीं ना कहीं ये जो एप्रिसिएशन है वो उसको कॉम्पनसेट करता है। तो जैसा मैंने कहा कि फॉरेक्स कार्ड एक अच्छी ऑप्शन है। वो तो ऑब्वियसली जब आप जो एक्सपेंसेस के लिए है, फीस में क्या होता है, बड़ा अमाउंट होता है, तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन की जरूरत है, आपको जैसे मैंने कहा प्लान करने की जरूरत है, ताकि ये जो है, क्योंकि ये हो रहा है ट्रेंड, ये ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, ये हमेशा से काफी समय से हमने देखा है कि रुपये डेप्रिशिएट करता है। इस साल थोड़ा ज्यादा हुआ, तो आई थिंक ये कुछ स्टेप्स हैं जो अगर आप ले एज ए पेरेंट जब आप प्लान कर रहे हो, तो डेफिनेटली इंश्योर कर सकते हो कि जो सडन इम्पैक्ट है आपके
जो जरूरत है उसके ऊपर थोड़ा सा कम है। बिल्कुल। और आजकल हम ये देखने भी लगे हैं कि ये टेंडेंसी जो प्लानिंग की है वो बहुत अच्छी लोगों के अंदर आ गई है। आप खुद भी देखते होंगे, कई बार कॉलर्स हमसे जो सवाल पूछते हैं उसमें बच्चों की पढ़ाई भी डालते हैं और कई बार स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि विदेश में पढ़ने जाने पर कितना खर्च उसको लगेगा। ऐसे में इस प्लानिंग के तहत क्या पराशर जी ये भी हम कह सकते हैं अपने दर्शकों को कि फॉरेन में अकाउंट भी खोलना जरूरी होता है अगर आप वहां पर अपने बच्चों को भेजने का सोच रहे हैं तो? जी बिल्कुल, जैसा स्मिता जी मैंने बोला कि यूनिवर्सिटीज खुद मदद करती हैं कि छात्र का लोकल बैंक अकाउंट खुल जाए वहाँ पे, जिससे वो अपने रोजमर्रा के खर्चे मेंटेन कर सकता है और उसको रुपये का अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ये प्लानिंग बिल्कुल की जा सकती है और अकाउंट खोलना चाहिए, आवश्यक है मेरे हिसाब से। दूसरा ये भी देखना चाहिए कि जब हम बच्चे को पढ़ाने भेज रहे हैं, तो कहीं न कहीं 5-6% का आपको डेप्रिसिएशन लेके ही चलना है और अगर 4-5 साल के लिए पढ़ने जा रहा है, तो उस पैसे को हम निवेश भी कर सकते हैं क्योंकि उस कंट्री में भी मान लीजिए यूएस में कर रहे हैं तो यूएस ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या गोल्ड जो है अच्छा खासा हेज है। जब भी डॉलर गिरता है, जब भी रुपये गिरता है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं करीब-करीब। तो अगर आप गोल्ड ईटीएफ्स में निवेश करके रखते हैं, 4-5 साल की प्लानिंग है, 2 साल की प्लानिंग है, तो आप कहीं न कहीं इसको हेज कर सकते हैं। जो रुपये में जो गिरावट आ रही है उससे आप बच सकते हैं और कहीं न कहीं थोड़ा-सा आप निवेश करने से उसमें अपने रेवेन्यू भी या आरओआई भी अच्छा जनरेट कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आप उसको गिरावट को बचा सकते हैं, अगर आप अच्छी जगह, सही जगह निवेश करते हैं। और जैसे हेमंत जी कह रहे थे, इससे कुछ लाभ भी होते हैं, क्योंकि जो हमारे जो कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, या आईटी है, आईटी सर्विसेज है या फार्मास्यूटिकल है, ये सेक्टर को एडवांटेज भी हो रहा है और फायदा भी होगा क्योंकि इनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे। तो आप ऐसे फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं जहाँ पे एक्सपोर्टर्स का ज़्यादा एक्सपोज़र है, तो वो भी आप प्लान कर सकते हैं अगले 2-3 साल के लिए कि आपको गिरावट से ज़्यादा नुकसान ना हो। बिल्कुल। और आपने तो बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया पराशर जी, लेकिन हेमंत सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि रुपया गिर ही रहा है और हो सकता है आगे भी गिरे, तो ऐसे में किस तरीके का प्लान हमें पहले से ही बनाकर रखना चाहिए और कैसे समझना चाहिए इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्लान को? स्मिता, जैसे मैंने पहले कहा कि इस साल रुपया थोड़ा ज्यादा गिरा है, शायद हमें दिख रहा है और सडन जो फॉल दिख रहा है आपको, बट ये एक ट्रेंड है, काफी समय से देखा है हमने कि रुपये डिप्रिशिएट होता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुशन लेना बहुत ही जरूरी है। देखिए क्या होता है जब आप एजुकेशन की प्लान करते हो, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी सारी क्वेरीज हमारे पास आती है कि बच्चों को बाहर भेजना है, और जब हम बात करते हैं एजुकेशन इन्फ्लेशन की, इसलिए हम कहते हैं कि भाई वो एजुकेशन इन्फ्लेशन जो है वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा होता है, हमारे देश में भी ज्यादा होता है। और बाहर जाने के तो ऑब्वियसली क्योंकि इम्पैक्ट जो रुपये डेप्रिसिएशन का है वो भी, जैसे मैंने पहले शुरुआत में भी कहा कि एक तरीके से एक हिडन, एक छुपा हुआ इन्फ्लेशन है, तो आपकी कॉस्ट बढ़नी है। तो जब आप अपनी प्लानिंग करते हो एजुकेशन बच्चों के लिए, तो अगर आप उतना कुशन लेके चलते हो तो आपको पता है कि आप उतने पैसे के लिए प्रोवाइड कर रहे हो। देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में सिर्फ ये है कि हम इसको प्लान कैसे करें, और प्लान करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कंसिडर करके चलें, ताकि एक जो ट्रेंड चलता आ रहा है अगर ये कंटिन्यू करे, और वो कंटिन्यू करेगा भी आगे, तो हमें उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली हमें फेस ना करना पड़े, हमें इधर उधर ना दिखना पड़े कि ये जो एडिशनल कॉस्ट हमारी है उसको हम कैसे पूरा करें। तो अगर आप वो क्वेश्चन लेके चलते हैं, आप उसको प्लान कर लेके चलते हैं, जैसे हमने बात देखी, तरीका भी बताया कि भाई उसको एक उसके नेगेट करने का, उसको उसके इम्पैक्ट को कम करने का तरीका ये है कि आप यूएस में अगर आप मान लीजिए इन्वेस्ट करते हो वहां पे, और तब आपको फायदा होता है जब रुपये डेप्रिशिएट होता है, तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको आप कहीं ऑफसेट करते हो। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये इक्वेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में ये है कि हम उसको कैसे अच्छे से प्लान करें। और अमूमन आप जानते हैं कि ये जो एजुकेशन वाला जो गोल है एक लॉन्ग टर्म का गोल होता है, आपको बहुत पहले से ही बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको प्लान करना पड़ता है, तो आपके पास काफी समय रहता है कि आप हिडन इन्फ्लेशन जो है, जो रुपये डिप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, उसके लिए आप अच्छे से प्रोवाइड कर सकते। बिल्कुल। और ये आपके सामने, क्योंकि रुपया धड़ाम है तो आपको प्लान बना लेना चाहिए, इसीलिए बना लो प्लान, हमने ये आपको बताया है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि आगे भी हो सकता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो रुपए में जारी रहे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे कुछ कॉलर्स के सवाल, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शो में हम कुछ कॉलर्स के सवाल भी शामिल कर रहे हैं। तो पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, कपिल बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा जो SIP चल रहा है
उसका थोड़ा रिव्यू करना था। जो कि पहला जो है जी SBI स्मॉल कैप जी 1500 की SIP है, और फ्रैंकलिन प्राइमा फंड जो है उसमें 4000 की SIP है। बिल्कुल, आपका पोर्टफोलियो है हमारे पास, आपके जो सवाल हैं वो आप पूछ लीजिए। इसमें कुछ रिव्यू करना पड़ेगा या फिर ठीक है, वही चेक करना था मेरे को। ओके हेमंत जी, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने अपना पूरा निवेश कर रखा है, जहां पर अभी तक 16,500 के SIP करते हैं, लेकिन PPF से लेकर LIC जीवन सरल से लेकर LIC जीवन साथी तक हर चीज इन्होंने ले रखी है। लमसम में फिलहाल इनका टारगेट है 2 लाख का निवेश करने का, और लगभग 20 लाख के आसपास का इनका पोर्टफोलियो वैल्यू भी बन चुका है। क्या सलाह रहेगी इन्हें? जी स्मिता, देखिए जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया, अच्छा बनाया है, वेल डाइवर्सिफाइड, सही स्ट्रेटेजी है। SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं करीब करीब 16,500, और अभी का जो करंट वैल्यू है वो करीब 20 लाख है, और इनका जो टारगेट है करीब 3 करोड़ का है। 15 साल का इन्होंने कहा है कि इनके पास समय है, तो उसको देखते हुए इनकी जो स्ट्रेटेजी है इक्विटी फंड में SIP से इन्वेस्ट करने की, वो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट अगर इनके पोर्टफोलियो को देखें तो इनके पास 2 लार्ज कैप फंड्स हैं, 2 मिड कैप फंड्स हैं, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है। थोड़ा सा ओवरलैप है डेफिनेटली कैटेगरी वाइज, बट कैटेगरी वाइज मुझे लगता है इन्होंने अच्छा किया। लेकिन जहां तक फंड्स का सवाल है, मुझे लगता है उसमें थोड़े से बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि जो फंड में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, मेरा ये मानना है कि उससे बेहतर फंड अगर उनको उन्हीं कैटेगरी में बने रहना है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अच्छा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका, डिफरेंट सेगमेंट में एक्सपोजर है, लेकिन अगर थोड़े से फंड्स को थोड़े बदलाव करेंगे तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। जैसे अगर हम मिड कैप की बात करें तो जो इनके एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, फ्रैंकलिन प्राइमा और एक्सिस मिड कैप, उससे बेहतर फंड अवेलेबल है, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और इन्वेस्को मिड कैप, उनको आप कंसिडर कर सकते हो। स्मॉल कैप में मुझे लगता है बंधन स्मॉल कैप एक बेटर ऑप्शन होगी SBI स्मॉल कैप से, और कोटक फ्लेक्सी कैप एक काफी कंसिस्टेंट फंड रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास 2 लार्ज कैप फंड्स हैं, SBI ब्लू चिप और एक्सिस ब्लू चिप। मुझे लगता है ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑब्वियसली लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करने के तरीके दूसरे हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप, वो काफी अच्छी कैटेगरी है, उसमें आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करते हो, मिड में भी इन्वेस्ट करते हो, तो इनकी जगह पे अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप देख लें या फिर कोटक लार्ज एंड मिड कैप, वो 2 फंड्स देखें। तो जैसे मैंने कहा कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लेवल सही है, ओवरलैप कम करने के लिए थोड़े फंड्स हमने डिफरेंट दिए हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के, और बेहतर फंड्स हैं, तो शायद ओवरऑल इनको मदद करेगा। मेरे हिसाब से जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो करीब करीब 2.25 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। और जो 2 लाख उनको इन्वेस्ट करना है, वो जैसे मैंने कहा अगर ये कंसिडर करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और कोटक लार्ज एंड मिड कैप, उन दोनों में 1-1 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रही आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी हेमंत जी की तरफ से, जिसको आप आराम से अपने स्ट्रैटेजी में शामिल कर सकते हैं, और फिर आपके लिए हैप्पी इन्वेस्टमेंट की जर्नी। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त योगेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। योगेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा पोर्टफोलियो में 10 अलग अलग SIPs चल रही हैं, अलग अलग फंड हाउस की। पोर्टफोलियो वैल्यूएशन 65 लाख है, और मेरा 12 इयर्स का होराइजन है, एट प्रेजेंट 52 इयर्स। टारगेट इज 10 CR। ओके। और मेरा जो 2 फंड्स हैं, JM फ्लेक्सी कैप एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में स्पेशली प्लीज एक्सपर्ट्स अगर बता पाएं, शुड आई कीप कंटिन्यू और शुड आई स्विच टू सम अदर वन? ओके, बिल्कुल, हम इन दोनों फंड्स के बारे में और बाकी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के हेल्थ के बारे में भी बात बताएंगे आपको। पराशर जी, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा चेक कीजिए, बताइए क्या करना चाहिए इन्हें। बिल्कुल, देखिए योगेश जी, अगर हम आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो देखते हैं तो करीब करीब 29-30% का एक्सपोजर स्मॉल कैप कैटेगरी में है, वहीं पर 2 लार्ज कैप है और 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। तो कहीं ना कहीं सेम ही कैटेगरी के फंड्स कुछ ज्यादा हैं, तो मेरे हिसाब से हमें थोड़ा और बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता होगी। डिफरेंट कैटेगरीज को हम ऐड कर सकते हैं ताकि हमें और डिफरेंट एक्सपोजर मिले। अगर हम आपके फंड्स की बात देखें तो जो 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो मेरे हिसाब से HSBC स्मॉल कैप फंड से निकल सकते हैं। वहीं पर हम देखें कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में कोई भी वैल्यू स्टाइल फंड नहीं है, तो ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू स्टाइल फंड ले सकते हैं। एक डिफरेंट एक्सपोजर भी होगा, डिफरेंट कैटेगरी हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी। और इसके अलावा देखें, जो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस आपको ठीक नहीं लग रही है, तो वहां से मेरे हिसाब से निकला जा सकता है।
स्विच किया जा सकता है। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप से निकलकर हम एक HDFC का मिड कैप फंड ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो में कोई प्योर मिड कैप फंड नहीं है। वहीं पर JM फ्लेक्सी कैप से निकलकर हम एग्जिस्टिंग SBI के फोकस्ड फंड में ऐड ऑन कर सकते हैं SIP को, क्योंकि काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है SBI फोकस्ड फंड की। तो और ज्यादा फंड्स को ऐड करने का भी कोई ज्यादा लाभ नहीं है। और इसके अलावा जो 2 लार्ज कैप फंड है, निपॉन लार्ज कैप फंड भी है आपके पास, तो मेरे हिसाब से जो रिलायंस आप बोल रहे हैं वो निपॉन लार्ज कैप फंड है, उसमें काफी 10-1 हजार की SIP आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इसी फंड को आप कंटिन्यू करें, दूसरे लार्ज कैप फंड को भी इसमें मर्ज कर दें। तो होगा क्या कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक कंसोलिडेशन हो जाएगा, डिफरेंट कैटेगरी के फंड्स होंगे लेकिन फंड के नंबर ज्यादा नहीं होंगे, तो आप आराम से ट्रैक और मैनेज भी कर पाएंगे। जहां तक गोल का सवाल है, आपने एक अच्छा खासा एम्बिशियस गोल रखा हुआ है। हालांकि आप एक अच्छी खासी SIP कर रहे हैं, 78,000 की SIP कर रहे हैं हर महीने, और 12 वर्ष का टाइम होराइजन है, 10 करोड़ का लक्ष्य है। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से एम्बिशियस है, क्योंकि अगर मैं 65 लाख को देखूं जो आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस है, अगर वो 12% के हिसाब से भी CAGR देखें तो मेरे ख्याल से 12 वर्ष में 2.5 करोड़ के करीब बन जाता है यहाँ पे। और वही 78,000 रुपए जो SIP चल रही है उसका भी अगर अमाउंट देखें तो करीब 2 करोड़ 40 लाख बनता है। तो ये 5 करोड़ तक तो हम आराम से पहुंच जाते हैं। वही 5 करोड़ का गैप नजर आ रहा है, तो एक अच्छा खासा गैप है और टाइम होराइजन बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपको 2 चीजें करनी है सैनी साहब, या तो अपनी SIP को काफी बढ़ाना पड़ेगा, आपको करीब 2-2.5 लाख की SIP करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस 10 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। या फिर आपको कोशिश करनी होगी जहां से भी जो लमसम पैसा मिलता है तभी आप उसको निवेश करते रहे, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से तो आपका गोल काफी दूर नजर आ रहा है। और गोल्स में भी आपने जो 12 साल का होराइजन रखा है उसमें भी एक गोल 7 साल के बाद है, 10 साल के बाद है। तो कोशिश करें तीनों गोल्स को अलग रखें, तीनों की SIP भी सेपरेट रखें ताकि आप गोल को ट्रैक कर सकें। और कोशिश करें जितना स्टेप अप कर सकते हैं अपनी SIP में उतना स्टेप अप करें, करीब 20-22% का स्टेप अप आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने गोल के नजदीक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन और के साथ एसेट एलोकेशन की पूरी स्ट्रैटेजी बताई पराशर जी ने योगेश जी को। मुझे लगता है उनके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगी। इसी के साथ आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के हमारे शो पर जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों का और दर्शकों के सभी सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच हेमंत सर, थैंक यू सो मच पराशर जी। मनीपुर के आज के सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।